हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आज की वीडियो रहेगी महाराष्ट्र के सेट पेपर की। ठीक है, तो जो हमारा महाराष्ट्र का सेट पेपर था 2023 का, ठीक है, तो आपने और हमने मिलके उसके 50 क्वेश्चंस तो कर लिए थे, पर जो बाकी 50 क्वेश्चंस जो है वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following terms is not applicable to Weber's theory of industrial location। तो इनमें से एक टर्म जो है वेबर की थ्योरी वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कौन सी थ्योरी है? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रेंज ऑफ गुड है। देखिए, रेंज ऑफ गुड की बात नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर दे रखा है और वो कौन से एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है वो दिया गया है। तो अगर मैं फुलानी की बात करता हूँ तो जो फुलानी है वो आपका वेस्ट अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता है, ये चीज याद रखेंगे, वेस्ट अफ्रीका आपका हो जाएगा। मसाई की बात करें तो ये बहुत ईजी है, मसाई जो है वो आपका ईस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पर? ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद बात आती है नुबा की, तो नुबा जो है वो आपका कहां पर प्रैक्टिस करा जाता है? इथोपिया एंड सूडान। इथोपिया एंड सूडान। तो लास्ट जो मंतु बचता है वो आपका हो जाएगा सदर्न अफ्रीका। तो ये चीज याद रखेंगे और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से बहुत क्वेश्चंस जो है वो बन के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, which of the following is the most important ocean route on the basis of international trade। तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ओशन रूट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से? तो देखिए अटलांटिक ओशन तो है, तो अटलांटिक ओशन आपका कहां पर दिया गया है? 3 जगह पर दिया गया है, यानी आपका डी पार्ट बिल्कुल गलत है। उसके बाद मेडिटेरियन सी भी इंपॉर्टेंट है और इंडियन सी जो है वो स्विस कैनाल से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पर अगर मैं बात करता हूं इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आंसर यहां पर माना जाता है। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी बात गलत है? तो पहली है, इन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग फार्म्स आर वेरी लार्ज। बिल्कुल सही बात है, खेत बहुत बड़े होते हैं। इन दिस फार्मिंग व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। बिल्कुल, व्हीट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमिनेंट रोल ऑफ हैंड लेबर, ये गलत बात है, सारी चीजें जो है वो मशीन से होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत आपका ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीड्यूरल टेक्निक फॉर रीजनल प्लानिंग। तो कौन सी इसमें से रीजनल प्लानिंग की एक प्रोसीड्यूरल टेक्निक है? तो वो टेक्निक आपकी है डी, यानी थ्रेशोल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो अब थ्रेशोल्ड एनालिसिस के बारे में हमने पहले भी देखे थे, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आ ही रहा है, तो इसीलिए थ्रेशोल्ड एनालिसिस को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 56 देखते हैं, who was the pioneer in using empirical technique for the delimitation of agricultural region। तो किसने सबसे पहली बार empirical techniques का यूज किया था एग्रीकल्चरल रीजन को दिखाने के लिए, शो करने के लिए? तो वो आपका बी ऑप्शन बेकर है। ठीक है, तो बेकर ने पहली बार इस एम्पिरिकल मेथड्स को यूज किया था। अगला क्वेश्चन है 57, इसमें असर्शन रीजन का है, लॉस मॉडल इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन क्रिस्टोलर्स मॉडल। बिल्कुल सही बात है, लॉस का जो मॉडल था वो क्रिस्टोलर से काफी कम रिस्ट्रिक्टिव था। ठीक है, रीजन, लॉस ट्रीटेड ईच फंक्शन एज हैविंग अ सेपरेट रेंज, थ्रेशोल्ड एंड हेक्सागोनल हिंटरलैंड। बिल्कुल रीजन भी सही है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एनर्जी सोर्सेस। नॉट बोला है, तो इनमें से कौन सा एक बिल्कुल गलत है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है, एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो सही बात है,
सो एनर्जी तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एनर्जी सोर्सेस आर आल्सो रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल दो टाइप्स के होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड फायरवुड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, बिल्कुल ये भी सही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए इसके अंदर इन्होंने जियोथर्मल एनर्जी गलत डाल दिया, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे। 59. According to Weber, if the material index is 1, then the industry should be located near the dash. तो अगर आपका जो मटेरियल इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 है तो इंडस्ट्री कहां पर लोकेट की जाएगी? तो इंडस्ट्री लोकेट करी जाएगी आपकी मार्केट के पास। कहां पर? मार्केट के पास इंडस्ट्री को लोकेट किया जाएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन साउथ एशिया इज मोस्ट अर्बनाइज्ड? साउथ एशिया की सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सी कंट्री है? साउथ में बोला है तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश मोस्ट अर्बनाइज्ड है, क्योंकि इंडिया में 31.16% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। अगला है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन दिया गया, कंट्रीज बेस्ड ऑन डिसिमिलर रीजन्स फॉर्मेशन शुड वर्ड eventually confront each other in situations of war in attempt to subjugate each other। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। theocratic countries generally get involved in crusaders। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। और ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो पॉलिटिकल जियो से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक हमने प्रैक्टिस करते हुए सारे क्वेश्चंस देखे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो है इंडिया इज मल्टी रिलीजन्स एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सोसाइटी हैं इंडिया के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स टू ऑल सिटीजन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फंडामेंटल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये भी बात सही है, पर इन दोनों का रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेयर दिया गया, इनमें से एक ऑड पेयर जो है उसको पहचानना है 63 में। बुद्धिज्म जो है वो थाईलैंड में डोमिनेंट है, हिंदुइज्म जो है वो नेपाल में डोमिनेंट है, शिया मुस्लिम बहरीन में डोमिनेंट है, सुन्नी इराक में नहीं है, वो ईरान में है। सुन्नी जो है वो ईरान में है, इराक में नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपके देखिए ये क्वेश्चंस जो मैचिंग वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूं एनकल्चरेशन की बात करते हैं, तो एनकल्चरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हम के अंदर लर्न करते हैं कल्चर के बारे में। तो यानी ए का क्या हो जाएगा? 3, और बी क्या दे रखा है? एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म के अंदर हम बात करते हैं व्यूइंग वंस कल्चर एज बेस्ट, ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 आपका बी में दिया गया है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं तो इसका 2 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल दैट ऑल कल्चर्स मस्ट बी अंडरस्टूड, तो इसका ये होता है। उसके बाद है एक्लचरेशन, तो एक्लचरेशन का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, तो 3, 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकिंडर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज वर्ल्ड आइलैंड। तो इनमें से किसको मैकिंडर ने दुनिया का आइलैंड बताया था? तो वो था आपका यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है, तो बी पार्ट इसका यहाँ पे सही है। अगला है, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड टॉइनबी विच इज नॉट अ मेजर कल्चरल रियाल्म। तो इनमें से कौन सा एक मेजर जो कल्चरल रियाल्म नहीं है? तो नहीं जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशियन रियाल्म है, ठीक है, यहाँ सी नहीं है। ऑक्सीडेंटल होता है, इस्लामिक होता है, ईस्ट इंडियन होता है, पर साउथ ईस्ट एशियन नहीं होता है। चलिए, इवेंचुअली द वर्ना डिवीजन ramified in जाति डिवीजन in accordance with process of diversification, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ था जाति का, बेसिकली वो एक आपका
इकोनॉमिक फैक्टर था, ठीक है। तो इकोनॉमिक यानी वर्ण व्यवस्था क्या थी, इकोनॉमिक मतलब हमने उनके आर्थिक कार्यों के आधार पे उनको डिफरेंट जाति में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था आज से, जो जब भी इसका वर्णा सिस्टम में डिवीजन हुआ था। द मोंक खामेर लैंग्वेज स्पीकर्स आर कन्फाइंड टू, तो जो मोन खामेर लैंग्वेज है, मूल, तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो ये आपका मेघालय में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी हैड इट्स ओरिजिन्स with which American geographer who emphasized direct field observation of cultural responses to the environment as imprinted on landscape, तो वो आपके कार्ल सार थे, ठीक है। तो याद रखना, कार्ल सार ने कल्चरल ज्योग्राफी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, इवन ऑन फील्ड जाके इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किए हैं। चलिए, 70 questions. Social evolution of language is believed to have arisen with the discovery of art. तो social culturalism की बात करते हैं, तो जब भी फूड मेकिंग की बात आती है तो उससे जो इवोल्यूशन होना शुरू हो गया था लैंग्वेजेस का, ठीक है, सोशल इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज का। 71 असर्शन दिया गया है, विद रेफरेंस टू मैन लैंड रिलेशनशिप प्लेटो कंसीडर्ड मैन एज डिस्ट्रक्टिव एजेंट, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन, द कंसिडरेशन विच बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ये गलत है, ये उनका एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी डिफाइंड एज ह्यूमन इकोलॉजी इज इम्प्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए, इकोलॉजी की बात करते हैं तो हैकेल ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी, ये याद रखेंगे, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ह्यूमन इकोलॉजी में, तो फंक्शनल एनालिसिस एंड द कंसिडरेशन ऑफ रीजन्स एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको पहचानना है, ठीक है। तो बात करी जा रही है यहाँ पे, जॉर्ज गारलैंड्स प्रोग्राम टू डेवलप ज्योग्राफी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द देन कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड प्योरली लॉजिकल कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है ज्योग्राफी की। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ मैचिंग करनी है आपको। सो आपका हम्बोल्ट की बात करेंगे तो हम्बोल्ट ने क्या दिया था, कॉस्मोस, सबको पता है हम्बोल्ट ने कॉस्मोस दिया था। वारेनियस ने जो बात करी थी वो क्या दिया था इन्होंने, वारेनियस ने ज्योग्राफिया जर्नलिस 3 दिया था। इमैनुअल कांट की बात करते हैं तो इनका हो जाएगा, क्रिटिक थे ये प्योर रीजन के, तो यानी इसका 1 हो जाएगा और एट द एंड इसका 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो बात हो गई आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच डिसिप्लिन प्रोवाइडेड द थियोरेटिकल बेस फॉर बिहेवियरल मूवमेंट इन ज्योग्राफी, तो इनमें से कौन सा जो डिसिप्लिन है वो थियोरेटिकल बेस है बिहेवियरल मूवमेंट ज्योग्राफी के अंदर, तो वो है साइकोलॉजी। क्या है वो आपका, साइकोलॉजी के अंदर ही तो बिहेवियर के बारे में समझा जाता है ह्यूमन बीइंग के। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हुज वर्क इज कंसीडर्ड टू हैव सेमिनल इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप और ज्योग्राफीज ऑफ द माइंड। तो ये बहुत ही ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन के आया था, तो पीटर गोल्डे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शन अमंग phenomena of diverse origins existing together in harmonious relationship is particular segment place or regions of the earth। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपके हम्बोल्ट ने, ठीक है, किसने दिया था, हम्बोल्ट जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था। चलिए अगला है, हु स्ट्रेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स कल्चरल बोरोविंग्स इन अंडरस्टैंडिंग मींस एडजस्टमेंट ऑफ नेचर। तो इसकी बात करते हैं विडाल डीला ब्लाश, जो कि फ्रांस के जोग्राफर है, ठीक है। तो ये एक फ्रेंच जोग्राफर है, ये भी याद रखें। 79 क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ग्रुप्स
individual phenomenon is to separate classes on the basis of morphological similarities and the process of origin। तो इसकी बात है, ये एक लॉजिकल प्रोसेस था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच प्रोसीजर एरिस्टोटल फेवर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एज जर्नलाइजेशन। तो अरिस्टोटल ने कौन से किस प्रोसीजर का क्या किया था, फेवर किया था जर्नल, जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जर्नलाइजेशन का, तो वो था आपका इंडक्टिव, ठीक है, वो क्या था, इंडक्टिव। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। तो असर्शन दिया गया है द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाई फॉर नियर इंफ्रारेड, बिल्कुल सही बात है। द हेल्दी प्लांट हैव हायर क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही बात है, इसीलिए रीजन भी सही दिया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोफाइल। तो किसको हम क्रॉस प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स प्रोफाइल को हम क्रॉस प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। 83 में देखते हैं द स्टडी फॉर इरिगेशन कवरेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन इज बेस्ट एनालाइज्ड बाय। तो जब हम इरिगेशन कवरेज की बात करते हैं तो किससे, कौन सा एक मेथड जो है वो बेस्ट होगा हमारे लिए, तो वो आपका हो जाएगा 83 का। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं इंडेक्स नंबर दे रखा है, रेग्रेशन एनालिसिस दे रखा है, फैक्टर एनालिसिस दे रखा है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लस्टर एनालिसिस दे रखा है। तो इसका रेग्रेशन एनालिसिस जब आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल सही एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन पैरामीटर्स द बेसिन लेंथ इज स्क्वायर्ड। तो जब स्क्वायर्ड किस में किया जाता है, फॉर्म फैक्टर के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन व्हेन द रिसर्चर इज द पार्ट ऑफ ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन इट इज नोन एज। देखिए जब रिसर्चर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ठीक है। तो ये रिसर्च से क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। 86 the method of collecting data through oral verbal stimuli is known as। तो ये बहुत इजी है, इसको हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में हम डायरेक्ट जाके अपने जो जिससे जिससे हमें डाटा कलेक्ट करने हैं उससे हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं और बात करते हैं। अगला है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन बाय स्मॉल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा विद गुड डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सैंपल, ठीक है। आपको पता ही होगा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सैंपल के बेसिस पे जो है अपने रिजल्ट निकाल के पेश करता है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो ये ऐसा सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, तीनों इक्वल कब होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। तो आपको इनमें से एक करेक्ट सीक्वेंस को पहचानना है, तो देख लेते हैं। एनर्जी प्रोपेगेशन सही है ये, उसके बाद एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन भी आता है, फिर सरफेस इंट्रैक्शन होता है, फिर रिकॉर्डिंग बाय डिटेक्टर्स एंड प्रोसेसिंग एंड देन एप्लीकेशन। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट दिया गया है। ये सीक्वेंस है रिमोट सेंसिंग का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है आपको, तो देख लेते हैं। रास्टर डेटा हैज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर देन वेक्टर। तो ये गलत बात है, रास्टर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। रास्टर डेटा इज कॉम्पेटेबल विद रिमोट सेंसिंग इमेजेस, ये बात सही है। रास्टर डेटा इज एफिशिएंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस में वेक्टर डेटा काम करते हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है वेस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट ऑकर्स नियर नंगा पर्वत, राइट वन। इट फॉर्म्स अ ग्रेट नी बैंड, ये भी सही है। इंडस रिवर कट्स अ डीप गॉर्जेस, ये भी सही है। इट्स रेंज एक्सटेंड अप टू पामिड्स, ये भी सही है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही सही हैं, चारों सॉरी। चलिए
ये बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज BWS टाइप क्लाइमेट। तो बी जहां भी होगा तो ड्राई रीजन की बात हो रही है, तो गंगा वहां से हट गया, डेक्कन हट गया, ठीक है, और लेह भी हट गया। यहां बचा क्या, ए ऑप्शन, थार डेजर्ट। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। comprises a wide range of weather conditions across a vast geographical scale and varied topography making generalization of difficult। ये बात सही है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपको टोपोग्राफिकल वेरिएशन देखने को मिलती है, इसी वजह से रेनफॉल में भी वेरिएशन होती है। उसके बाद है होस्ट 6 मेजर क्लाइमेटिक सब टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम एरिड डेजर्ट इन वेस्ट, अल्पाइन टुंड्रा इन नॉर्थ, रेन फॉरेस्ट इन साउथ वेस्ट। तो ये भी बात आपकी ठीक है, तो 1 एंड 2 बोथ आर बिल्कुल यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एट विच लेवल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ब्लोज इन नॉर्थ इंडिया। तो कौन से लेवल पे कौन उनका प्रेशर क्या रहता है, तो उनका प्रेशर रहता है 150 MB मिली बार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्राइसोफियर स्टडीज इन हिमालयास। ठीक है, तो क्रायोस्फीयर स्टडीज जो हिमालयाज में होती है, तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो इनमें से पढ़ते हैं। टू स्टडी द बायोजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ हिमालयन आइस एंड कंपेयर इट विद द पोलर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। To study the dynamics and the rate of change in glacier, understand its impact on hydrology, ecology and climate, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। द टोटल बजट रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी इज 100 करोड़, ये भी गलत है। तो यहाँ सी यानी 1 और 2 ही आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो आपको करेक्टली मैच करना है कौन से रीजन में कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका क्या हो जाएगा, तो अच्छा इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो छत्तीसगढ़ में कल्चर नहीं है, गलत है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोरबा नहीं है। झारखंड में गिरिध है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही है, झारखंड में गिरिध है। अगला है इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट। तो पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, बहुत यूनिक क्वेश्चन था, डी ऑप्शन जामनगर में, ठीक है, जामनगर याद रखिएगा, वहां पर मरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड है। असर्शन और रीजन 98 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्स रेशियो ऑफ 1000 implies complete parity between the two sexes, right one। ratios above 1000 indicates excess of females over males, those below 1000 indicate deficient females, बिल्कुल रीजन भी सही है। तो यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो पर 1000 मेल होता है, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। In a slanting hilly Indian terrain experiencing more than 200 centimeter of rainfall, which of the following crop can be cultivated best। तो सबसे बेस्ट कल्टीवेशन हो सकता है यहाँ पे टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंडाल्को एन एल्युमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेणुकूट, और रेणुकूट कहां पर है, यूपी में, ये याद रखेंगे। क्यों उस साइट को चुना गया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी पावर सप्लाई सबसे ज्यादा है, इसीलिए उस प्लेस को चुना गया। यहाँ वीडियो खत्म होती है, और जितने भी आपके पीवाईक्यू के थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं, और आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, और इस प्लेलिस्ट को देखिए, जो भी बच्चे आप या जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।